नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की क्विक अपडेट सीरीज में। अभी हम भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही वर्तमान के सिनेरियो के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले 2-3 दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी टेंस सिचुएशन देखने को मिला है, जिसमें दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर अटैक और काउंटर अटैक किया गया है। खास करके कल भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया था, ये काफ़ी इंटेंस था। परसों किए गए फेल्ड अटेम्प्ट के बाद कल पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी लार्ज अमाउंट में ड्रोन्स और मिसाइल की मदद से भारत की जम्मू, पठानकोट और उधमपुर जैसे कई एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश किया गया था। हालांकि इसमें पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके की ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कुछ शॉर्ट रेंज की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल करने की खबर सामने आया है, जिनके अवशेष आज देखने को मिल रहे हैं। अब मुद्दे पर आए तो पाकिस्तान की तरफ से जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल हमारे ऊपर भेजे गए थे, ऑलमोस्ट सभी को भारत की एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से मार के गिरा दिया गया था या न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। लेकिन इस प्रोसेस में इनिशियली क्लेम किया गया था कि भारत की तरफ से जो इंटरसेप्शन किया जा रही है S-400 सिस्टम और MRSAM जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। दरअसल कल पाकिस्तान की तरफ से जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल भेजे गए थे, इनमें से मैक्सिमम को भारत की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और हमारी L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था। ऐसा नहीं है कि S-400 सिस्टम कैपेबल नहीं है या फिर MRSAM कैपेबल नहीं है। इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले L-70 गन के बारे में बात करते हैं। कल सोशल मीडिया में सामने आए कई वीडियो में आपने देखा होगा, रेड कलर की ट्रेजर वगैरह कुछ फायर किए जा रहे थे। ये दरअसल L-70 से फायर किए गए 40 mm के एमुनेशन होते हैं। हालांकि ये गन काफ़ी पुराने हैं, जो कि 50 साल से भी ज़्यादा पुराने हो सकते हैं, जिस वजह से ये मॉडर्न एयर डिफेंस रोल के लिए उतने इफेक्टिव नहीं रहे, क्योंकि इनको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता था और मैनुअली एम करके फायर करना होता था। लेकिन इन गन्स की एक और ख़ास बात यह कि इनमें एक अच्छा खासा फायर पावर मौजूद है और इसी वजह से 2016 में इंडियन आर्मी की तरफ से इन गन्स को अपग्रेड करने का फैसला किया गया था। इस अपग्रेड को जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से किया गया था, जिसमें इन गन्स में मॉडर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया था और खास करके इनको लो फ्लाइंग ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशन को इंटरसेप्ट करने के लिए मॉडिफाई किया गया था, जो कि टेक्निकली ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होने वाले। और इनके लिए DRDO की तरफ से एक स्पेशल एयर ब्रस्ट एमुनेशन को भी डेवलप किया गया था, जो कि फिलहाल अभी ऑपरेशनल हुआ या फिर नहीं, इसको लेकर कोई अपडेट नहीं मिला है। इस अपग्रेड का कॉस्ट करीब 575 करोड़ के आसपास की थी और इसमें लगभग 200 गन को अपग्रेड करने का फैसला किया गया था, जिनको अभी हमारी एग्जिस्टिंग एंटी ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके ऑपरेट किया जा रहा है और कल ये गन काफ़ी कारगर साबित हो चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरा सिस्टम कल की हीरो लिस्ट में ऐड किया जा सकता है, वो हमारा इंडिजिनस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि कल जितने भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की बात सामने आई थी, इनमें से ज़्यादातर आकाश की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया था। आकाश एक शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका रेंज 25 किलोमीटर है और ये इस रेंज के अंदर किसी भी एरियल टारगेट को एंगेज कर सकता है। खास करके इसको लो फ्लाइंग टारगेट को एंगेज करने के लिए मॉडिफाई किया गया था। अभी तक जितनी भी बार आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को DRDO की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, आर्मी की तरफ से टेस्ट किया गया, कभी भी फेल नहीं हुआ था और कल प्रैक्टिकली इसने खुद को प्रूव कर दिया है। इसके अलावा अभी आकाश को आर्मेनिया को भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है और कल की सक्सेस के बाद आकाश का एक्सपोर्ट मार्केट और भी इंप्रूव होने की उम्मीद किया जा रहा है। अब अगर S-400 सिस्टम या फिर MRSAM की बात करें तो ड्रोन्स और लो प्रोफाइल की मिसाइल के लिए इनका इस्तेमाल करना एक आइडियल ऑप्शन नहीं होने वाला है। S-400 का रेंज 400 किलोमीटर तक और इसका एक मिसाइल का कॉस्ट करोड़ों में होता है, तो दुश्मन की कुछ ही लाख रुपए की एक ड्रोन को नष्ट करने के लिए अगर हम S-400 सिस्टम की और MRSAM जैसे कीमती मिसाइल का नष्ट करते हैं तो ये आइडल चॉइस नहीं होने वाला। हालांकि S-400 सिस्टम 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की टारगेट को एंगेज कर सकता है और MRSAM 100 किलोमीटर तक एंगेज कर सकता है, लेकिन भारत की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इन सिस्टम को मोस्टली दुश्मन की हाई वैल्यू टारगेट को ही दूर से न्यूट्रलाइज करने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा और ये दोनों वो मेन कारण है जिस वजह से दुश्मन के एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस में आने की कोशिश नहीं कर रहे और बदले में ड्रोन भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भारत की एयर डिफेंस नेटवर्क की भी बात करें तो जैसे कि कुछ दिन पहले ही DRDO की तरफ से एक वीडियो में बताया गया था कि हमारा एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है, जिसमें हर एयर डिफेंस यूनिट दूसरे यूनिट के साथ कनेक्टेड है, जिसमें एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम दोनों को शामिल किया गया, जिस वजह से हमारा एयर डिफेंस नेटवर्क एक मल्टी लेयर का सिस्टम है और नेटवर्क है, जिसमें हर लेवल की थ्रेट के लिए अलग अलग तरह की एयर डिफेंस यूनिट को डिप्लॉय किया गया। और जब भी हमारे रडार में या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम या हमारे एयर डिफेंस नेटवर्क में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जाता है तो रैंडमली कोई भी एयर डिफेंस यूनिट एंगेज नहीं होता है, बल्कि ये सब
काफ़ी कैलकुलेटेड वे में ऑपरेट किया जाता है, जिसमें कौन से टारगेट को किसे इंटरसेप्ट करना है ये पूरी तरीके से प्री डिफाइंड होता है। तो कुल मिलाकर ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और अभी ये जो इंटरसेप्शन हमको कल देखने को मिला था, इसका क्रेडिट किसी एक स्पेसिफिक यूनिट को देना या एयर डिफेंस यूनिट को देना मेरे हिसाब से गलत होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।